हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? संधि। और संधि से संबंधित कुछ भाग पहले की क्लास जो हमारी चली हुई थी उसमें हुआ था। ठीक है, तो चलिए कुछ भाग जो बचा हुआ है आज उसे हम समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि दो क्लास जो हमारी संधि से चली हुई थी तो उसमें हमने बताया हुआ था कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनते हैं, परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से क्या होता है? जो विकार या कह सकते हैं आप परिवर्तन। जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संधि क्या है? जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि और समास इन दोनों में विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं पहचान करने में। तो बिल्कुल आसान है। संधि में क्या होता है? ध्वनियों का मेल होता है। संधि में ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, और समास में क्या होता है? समास में दो शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल होता है। तो बिल्कुल यहाँ क्लियर होना चाहिए आपको कि संधि में क्या होता है। संधि में हमारे मुख के द्वारा निकले हुए लघुत्तम ध्वनियों का क्या होता है? मेल होता है। और समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। और दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है इसमें कि वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में ध्वनियों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। तो यहां से 3 4 5 प्रश्न जो है आपके बने कि संधि में किसका मेल होता है? तो ध्वनियों का मेल होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जब विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए संधि में अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि संधि के भाग कितने होते हैं? कितने होते हैं? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है,
स्वर संधि में क्या था? स्वर संधि की क्लास जब हमारी चली हुई थी तो हमने क्या बताया था कि स्वर संधि के भाग कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। यड़ संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के कितने कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं? भेद कितने होते हैं? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि 5 भाग होते हैं। और संधि के भाग के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि भी हमारा क्लास पहला जो चला हुआ था तो उसमें हमने स्वर संधि के बारे में देखा हुआ था। दूसरे क्लास में जो है हमने व्यंजन संधि के बारे में देखा था। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखना है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं? स्वर संधि और व्यंजन संधि, और कुछ कुछ प्रश्न जो है वो आपके विसर्ग संधि से भी बनते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? विसर्ग संधि। तो बिल्कुल देर न करते हुए विसर्ग संधि को देखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पूरी तरह से यह विश्वास होना चाहिए कि विसर्ग संधि से जब कोई भी आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है तो आप उसे तुरंत कर जाएं। विसर्ग संधि, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग संधि की पहचान क्या है? कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से क्या होता है? जो विकार या परिवर्तन क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। अब इसकी पहचान करने के लिए, विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम पहला नियम अपना देखते हैं कि कैसे अगर इस संधि से संबंधित अगर प्रश्न आता है, विसर्ग संधि से संबंधित अगर प्रश्न आता है आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, तो आप पहचान उसकी कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम है हमारा, यदि विसर्ग के बाद, यदि, सबसे पहले तो जब विसर्ग की पहचान आप देखिए कि विसर्ग की पहचान क्या होती है। विसर्ग की पहचान क्या होती है? ये होता है आपका विसर्ग का चिन्ह।
ठीक है। अब देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद च या छ, यदि विसर्ग के बाद क्या आता है, च या छ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, वर्ण जो दिया हुआ है। तो यदि विसर्ग के बाद च या छ क्या होता है, हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। उसी प्रकार अगर ट या ठ हो तो श हो जाता है, ट या ठ हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले हम ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है, ये आपका क्या है, विसर्ग है। ट्रिक में क्या है, ये आपका विसर्ग है। अब देखिए विसर्ग के बाद, ठीक है, अगर च या छ, अगर विसर्ग के बाद च या छ हो तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। किसके बाद, किसके बाद होगा, विसर्ग के बाद अगर च या छ होता है तो क्या होगा, श हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द हम देंगे जिसके माध्यम से आपको पहचान करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो संधि वर्णों और मात्राओं का ही क्या है यहाँ पे खेल है। तो बिल्कुल जब तक ध्यान से आप लोग देखते नहीं हैं तब तक समझ में आना मुश्किल है। ये देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या होता है, च या छ, च या छ हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद च या छ हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। देखिए अगर आपके सामने शब्द आता है कि नि धन छल, देखिए ये क्या है, ये आपका विच्छेद है, नि धन छल। अगर इसको आप एक भाग में लिखते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि विसर्ग के बाद क्या होता है, च या छ होता है तो क्या हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। किस में बदलेगा, श में। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे नि धन छल दिया, अब इसका रूप अगर आप एक रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, निश छल। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, विसर्ग किस में बदल गया, श में बदल गया। किसके साथ, अगर ये छ, ठीक है, ये छ अगर हमने यहाँ नियम बताया, ये ट्रिक आपको बताया कि ये ट्रिक क्या है। पहला ट्रिक है हमारा ये व्यंजन विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए। तो क्या है यहाँ पे कि जब भी विसर्ग के बाद क्या होता है, जब भी विसर्ग के बाद अगर च या छ होता है तो क्या उस बदल करके हो जाता है, श में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपके सामने अगर ऐसा शब्द अगर आए और प्रश्न करे कि ये कौन सी संधि है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ये कौन सी संधि है, ये आपका विसर्ग संधि है।
ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एक शब्द देखते हैं हम, क धन चित। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक, जैसा कि हमने बताया था कि वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। तो ये क्या है, ये आपका क्या रूप में लिखा हुआ है, ये विच्छेद है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे च, जैसे यहाँ छ आया तो ये परिवर्तित किस में हुआ, श में परिवर्तित हुआ। उसी प्रकार जब किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे हलंत लगता है तो उस वर्ण को आप क्या कह सकते हैं, उस वर्ण को आप आधा वर्ण भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जब कह धन चित्त, अब देखिए यहाँ पे अगर इसका आप एक रूप लिखते हैं तो ये क्या हो गया, कश्चित। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौ किस में परिवर्तित हो गया, श में परिवर्तित हो गया। ठीक है। ये रूप क्या है, ये रूप दूसरे भाग का रूप क्या है, वही रहेगा। बदलाव कहाँ पे होगा, केवल और केवल पहले भाग में बदलाव होता है। तो पहला नियम क्या है कि अगर विसर्ग के बाद क्या आता है, च या छ आता है तो वो परिवर्तित किस में होगा, श में। ठीक है। तो पहला ट्रिक क्या था कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आता है तो वो किस में बदलेगा, बदलाव किस में होगा, श में। ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम जैसे हमने बताया कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ, अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो ये किस में बदलेगा, श में। कौन से श में, षटकोण। ठीक है। धनुष वाले श में परिवर्तित होगा। ये क्या है, ये विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए दूसरा नियम है। तो विसर्ग के बाद अगर ट या ठ आता है तो ये किस में परिवर्तित होगा, श में। ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपके सामने नि धन थुर। ठीक है। अब देखिए जैसा कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, विच्छेद लिखा हुआ है नि धन थुर, तो अगर ये ठ जो है परिवर्तित होगा किसमें, श में, तो ये क्या आप लिख सकते हैं इसे, निष्ठुर। ठीक है। किसमें परिवर्तित हुआ, विसर्ग के बाद अगर ट या ठ आता है तो किसमें होगा, श में। ठीक है। उसी प्रकार धनु। ठीक है। दूसरा देखते हैं, धनु धन, धनु और उसके बाद क्या है, जोड़ है टंकार। ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक विच्छेद है। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि जब ट या ठ परिवर्तित होता है किसमें, विसर्ग के बाद अगर ट या ठ आता है तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, श में। तो यहाँ परिवर्तित भी हुआ श में। क्यों, क्योंकि यहाँ ठुर में ठ आया हुआ है। अब उसी प्रकार धनु जोड़ टंकार। ठीक है। अब ये ट किस में परिवर्तित होगा, श में। अब वो परिवर्तित होता कैसे है उसको आप लोग देखिए, धनुष्टकार, धनुष्टकार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिवर्तित हुआ ये किसमें, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर ट आया है तो वो किसमें बदल गया, श में। तो ये क्या था, ये था आपका दूसरा नियम। ठीक
उसी प्रकार तीसरा नियम देखते हैं। ट या ठ के बाद अगर धनुष वाला श आता है विसर्ग के बाद, कभी भी किसी भी शब्द में विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? धनुष श में, षटकोण श में। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है हमारा त और थ का। ठीक है, कौन कौन से हमने देखे? च और छ किसके बाद? विसर्ग के बाद। अगर ये आता है तो ये किस में परिवर्तित होगा? श में परिवर्तित होगा। अगर विसर्ग के बाद ट और ठ ये आता है तो ये धनुष वाले श में परिवर्तित होगा। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद त और थ ये आता है तो ये किस में परिवर्तित होगा? ये श में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि ये विसर्ग क्या है आपका, और त और थ नीचे हलंत लगा हुआ है, ये किस में परिवर्तित होगा? श में परिवर्तित होगा। ठीक है, ये श में परिवर्तित होगा। अगर आपके सामने शब्द बनता है, क्या शब्द बनता है? निधन तेज। देखिए निधन तेज। अब यहाँ पे तो आया यहाँ पे, तो ये किस में परिवर्तित होगा? इसके लिए आप करेंगे यहाँ पे निस्तेज। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर त या थ आता है, विसर्ग के बाद अगर त या थ आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? श में। ठीक है, तो ये सारे पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम किसकी पहचान करने के लिए? विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि अगर विसर्ग के बाद क्या आता है? त या थ आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? श में। ठीक है, जैसे यहाँ पे निह धन तेज। ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो गया? विसर्ग के बाद त आया है तो त किस में परिवर्तित हो रहा है? श में। और स कहाँ लग रहा है? यहाँ पे निश तेज। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा शब्द देखते हैं हम। दूसरा शब्द क्या है? दुह धन तर। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है? ये भी विच्छेद है। अगर इसका हम एक रूप लिखते हैं तो क्या होगा? दुह स्तर। ठीक है, क्या होगा? विसर्ग के बाद तो आया है, तो जब भी विसर्ग के बाद अगर तो आता है तो उससे पहले क्या जुड़ता है? या तो पूरा स जुड़ेगा और नहीं तो अधूरा श जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पहचान क्या करने के लिए था? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में पहला, दूसरा और तीसरा नियम। अब देखिए, तो ये तो था कि जब भी विसर्ग संधि के बाद अगर च या छ आता है तो वो श में परिवर्तित होगा। अगर ट और ठ आता है तो वो धनुष वाले स में परिवर्तित होगा। अगर त और थ आता है विसर्ग के बाद तो वो किस में परिवर्तित होगा? वो परिवर्तित होगा आपका श में। ठीक है, अब उसी प्रकार पहले नियम के अंदर 3 भाग थे। दूसरा नियम, है हमारा यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले क्या क्या आते हैं? ई या उ। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ, फिर इसके बाद विसर्ग आता है आपका। यदि विसर्ग के पहले ई या उ और उसके बाद क ख प और फ, क ख प और फ, अगर ये
वर्ण आते हैं अगर विसर्ग के पहले क्या है, अगर विसर्ग के पहले ई, उ, छोटी ई, छोटा उ और विसर्ग और उसके बाद क, ख, प और फ आते हैं, तो ये किस में परिवर्तित होते हैं, ये किस में परिवर्तित होते हैं, ये परिवर्तित होंगे आपके श में। किस में परिवर्तित होगा, श में, धनुष वाले श में। ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपके सामने शब्द दिया हुआ है निह धन फल, निह धन फल। अब फ आया, नी में क्या है, ई दिखा, छोटी की मात्रा यहाँ पे लगी है, क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब भी आपको सही तरीके से मात्राओं का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप संधि की पहचान करना तो भूल ही जाइए। तो जैसा कि हमने बताया कि विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई या उ जब आता है और उसके साथ साथ क्या होता है, क, ख, प और फ, क, ख, प और फ ये जुड़े होते हैं, तो ये किस में परिवर्तित होते हैं, ये परिवर्तित होते हैं श में, षटकोण श में। अब वैसे ही देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके सामने ये दिया हुआ है कि यहाँ क्या नी में क्या लगा हुआ है, छोटी की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे हम जब इसका एक रूप लिखते हैं तो ये क्या होगा, निष्फल, निष्फल। ठीक है, देखिए यहाँ पे निष्फल हुआ। तो विसर्ग के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रिक बताया, क्या कि जब भी छोटी ई, छोटा उ और विसर्ग, तो छोटी ई है, ठीक है, उसके बाद न है, विसर्ग लगा हुआ है, फिर क्या है, ये हमारा जोड़ लगा हुआ है, फिर उसके बाद क, ख, प और फ। ठीक है, तो फ आया हुआ है, तो ये क्या, ये परिवर्तित किस में हो जाएगा, श में परिवर्तित होगा। ठीक है। अब चलिए, ये तो रहा पहला शब्द, दूसरा शब्द भी हम देखते हैं। जैसे आपके सामने दूसरा शब्द आता है निह धन क्रिया, निह धन क्रिया। अब देखिए यहाँ पे निधन क्रिया, अब नौ में क्या है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, नौ में क्या है कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, विसर्ग से पहले मात्रा और विसर्ग के बाद वर्ण। ठीक है, तो विसर्ग से पहले मात्रा क्या लगी हुई है, ई, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद क्या आया हुआ है, क, तो क कहाँ है, क विसर्ग के बाद क, ख और प और फ। तो इसका क्या आगा, अगर इसका हम रूप लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या लिखेंगे हम इसे, निष्क्रिय, निष्क्रिय हुआ। तो ठीक ऐसे ही एक और शब्द देख लेते हैं, जैसे चतुपद। ठीक है, चतुर्धन पद। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि विसर्ग के बाद छोटा उ आया हुआ है, और यहाँ भी हमने बताया कि जब भी विसर्ग से पहले छोटी ई, छोटा उ आता है और क, ख, प और फ आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ विसर्ग संधि का बदलाव होता है, और विसर्ग संधि किस में बदलता है, श में बदलता है। और यहाँ पे निधन फल में क्या होता था कि इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, तो यहाँ निष्क्रिय हो जाएगा या निष्फल हो जाएगा। और यहाँ चतुर्धन पद, तो किस में परिवर्तित होगा, अब यहाँ पे तो किस में परिवर्तित हो रहा है, देखिए विसर्ग के बाद क्या है, उ की मात्रा आई हुई है, छोटा उ का मात्रा आया हुआ है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या है, प आया हुआ है। तो ठीक है, तो कुछ इसमें करना नहीं है,
जब ऐसे आपको दिखे तो आप इसे क्या समझ सकते हैं, इसका बदलाव किस में होगा, इसका बदलाव होगा आपका किसमें, 100 में। और 100 में बदलाव कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हैं चतुष्पद। ठीक है, हो गया। तो बिल्कुल जब तक मात्राओं का अच्छे से ज्ञान ना हो तब तक आप संधि की पहचान करने में असमर्थ रहेंगे। तो इसीलिए आपसे केवल एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि खुद में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो खुद में आप लोग बदलाव लाइए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, खुद में बदलाव लाने का मतलब है कि जब भी आप खुद में बदलाव लाते हैं तो किसी को दिखाने के लिए बदलाव मत लाइए कुछ। और सबसे पहले बस इतना ही जो है कि जितना बताया गया है तो इसको ध्यानपूर्वक जो है करिए। और इसके बाद जो हम कहना चाहते थे कि अगर बदलाव लाना है तो किसी को दिखाने के लिए अपने अंदर बदलाव मत लाइए, सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए बदलाव लाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ सामान्य हिंदी में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।